10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में होंगे नगर निकाय चुनाव। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण में कांग्रेस ने बनाई रणनीति। 12 सितंबर को सीतापुर से होगी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। 8 सितंबर से श्रद्धालु को पंजीकरण की मिलेगी सुविधा। उत्तरकाशी में वरुणावाद पर्वत का दूसरा सर्वे शुरू। पहाड़ी से भूस्खलन के कारणों का लगाया जाएगा पता। देहरादून से होगी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की तैनाती। रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होने पर एसआईटी टीम के दस्तावेजों को सैंपल चंडीगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा। कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग पर गुड़ूजी नाला उफान पर। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते नाला उफान पर आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं विशाल पंडित और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अब रुक करते हैं खबरों का। लक्सर से खबर है, हाथ मुंह बांधकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। लक्सर से खबर, हाथ मुंह बांधकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बहला फुसलाकर 6 साल की बच्ची से किया गया दुष्कर्म। घर ले जाकर 16 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। पथरी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे। लक्सर से खबर, यहां पर बहला फुसलाकर 6 साल की बच्ची से किया गया दुष्कर्म। घर ले जाकर 16 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल लक्सर से लाइव जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, अगर बात की जाए तो ये तो एक नाबालिग आरोपी है जिस पर आरोप लगा है। अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल विशाल, शुक्रवार की घटना है और पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ में और 16 साल के युवक ने जो है घर में ले जाकर के बहला फुसला कर बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां जो आरोपी 16 वर्ष का ये युवक है, इसने जो है बहला फुसला कर बच्ची को पहले अपने घर ले गया और हाथ मुंह बांध करके इसके साथ बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया और आरोपी फरार भी हो गया। लेकिन कई घंटों के बाद जब परिजनों ने जब बच्ची की तलाश की तो बच्चों से पूछताछ की गई। पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने बताया कि एक मोहित नाम का जो 16 साल का पड़ोसी युवक है, वो ही बच्ची को ले गया था। लेकिन जब पड़ोसी के यहाँ जो परिजन ढूंढने के लिए पहुंचे तो बच्ची जो है हाथ मुंह बंधी हुई जो है पाई गई, जिससे जो है डरे सहमे परिजनों ने जो है, यानी कि पीड़ित परिजन है, उन्होंने जो है आरोपी के घर जाकर हंगामा भी किया। लेकिन बाद में परिजनों ने पथरी थाना क्षेत्र में जो इससे पूरे मामले की जो है तहरीर दी है। तहरीर ने के आधार पर ही जो पुलिस है उसने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी कि पॉक्सो और तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है पथरी थाना पुलिस ने, और आरोपी की तलाश के लिए भी टीमें जो है गठित कर दी है। जी अगर बात की जाए तो पुलिस का क्या कुछ कहना है अब, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड है वहाँ पर ऐसी घटनाएं अब चलन में आ चुकी हैं, आम हो रही हैं, तो कुछ एक ठोस एक्शन लेने की तैयारी में है पुलिस, या सिर्फ कमेटी गठित कर दी है या एसआईटी गठित कर दी है? बिल्कुल, देखिए विशाल, महिला अपराध में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये पथरी थाना क्षेत्र के पहला मामला नहीं है, क्योंकि हल्द्वानी में भी मामला देखने को मिला है और देहरादून में ये मामले देखने को मिले हैं। महिला अपराध से संबंधित जो मामले हैं वो उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की नाकामी जरूर यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो अपराधी है वो किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाने की जो है जरूर कहीं ना कहीं जरूरत है पुलिस को। तो इसके लिए जिस तरीके से ये घटना सामने आई है पथरी थाना क्षेत्र में और महज 6 वर्ष की बच्ची के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस हालांकि जो है टीमें गठित कर दी गई हैं और तमाम जो लोकेशन है आरोपी की वो तलाश की जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। पंडित जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल तमाम जानकारी के लिए। आप भी इस खबर पर नजर बनाए रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहला फुसलाकर 6 वर्षीय मासूम के साथ 16 साल के युवक ने दुष्कर्म किया है। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राज्य सरकार जल्द निकाय चुनाव का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस वर्ष भी निकाय चुनाव
नहीं कराएगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उपचुनाव में मिली हार से डर गई है। वहीं विपक्ष के इस आरोप के बीच धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें सरकार ने उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाने की बात कही है। बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने की बात कही गई थी, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई में सरकार ने इसी तिथि तक चुनाव कराने में असमर्थता दिखाई थी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार 25 नवंबर तक ही निकाय चुनाव नहीं करा पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाएंगे। ये बात धामी सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। वहीं सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और इसी साल 25 दिसंबर तक निकाय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कर ली जाएगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नवंबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 24/10/2024 तक जो था म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंप्लीट करा देंगे और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन आज सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय में और यू टर्न लेते हुए ये कहा कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और अभी 25 दिसंबर 2024 तक तो वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड करेंगे। अभी वही प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस तो उसके भी बाद में कहीं स्टार्ट होगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि वो कब इलेक्शन कराएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन जो है जून 2025 के बाद कहीं होंगे। तो हमने इसी बात पे अपोज भी किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और पीआईएल क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी तैनात हो गए हैं, सुशील कुमार, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ओबीसी आरक्षण और अन्य कार्यों के चलते चुनाव करवाने में देरी हुई है, लेकिन अब सरकार नवंबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सरकार निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। देखिए, धरातल पे कुछ काम आपने नहीं किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ नेताओं ने और मंत्री ने जो बजट ठिकाने का काम किया है, जनता आज भी त्रस्त है। कहीं अगर आपको स्मार्ट सिटी दिखती है तो कृपया करके आप मुझे भी बताएं कि कहाँ स्मार्ट सिटी हमारी है। इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दून का जो इन्होंने बदनाम किया है, वो सारी जनता देख रही है और भागेंगे। क्योंकि देखिए, आप ये उपचुनाव हुए हैं 2 हमारे बद्रीनाथ का और मंगलौर का, उसमें हमें जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसी डर से ये लोग भाग रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। आप बार कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, प्रशासक कार्यकाल, जो अपने आप में निंदनीय है। इनको धरातल पे काम करने के बाद में जो है जल्द से जल्द जो है आप लोगों को निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव करने चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले और जो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं। कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के
हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ में इन चुनाव को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है और अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान प्रवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें प्रवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी, तो उसी के तहत आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे। और क्योंकि हाई कोर्ट में अभी एक शपथ पत्र भी जारी हुआ जिसमें 10 नवंबर को जो है अधिसूचना जारी होगी और 25 नवंबर तक सरकार चुनाव करवा लेगी। तो ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार की भी पूरी तैयारी है, संगठन की भी पूरी तैयारी है और संगठन पूरी तैयारी के साथ तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं उन सबको लेकर के और हमारे प्रत्याशी हैं सभी लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है, साथ ही 25 नवंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही कोर्ट में भी चुनाव की तारीखें बदल रही है। क्या धामी सरकार का जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा सही है? आखिर विपक्ष को क्यों सरकार के शपथ पत्र पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इसी वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई। लखनऊ से खबर, बिल्डिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई। लखनऊ से खबर, बिल्डिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हुई। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एडीजीएलओ अमिताभ यश मौके पर पहुंचे। हादसे में फंसे 28 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक और लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर घायलों से बातचीत की है। हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जब हादसों से में घायल हुए लोगों से उनका हालचाल जानने लखनऊ डीएम पहुंचे। आपको बता दें, लोक बंधु अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है।
हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात की जाए तो हादसे में अब जो संख्या है वो 4 हो गई है मरने वालों की। पवन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सवाल पूछिए फिर से दोबारा। जी बिल्कुल, 4 लोगों की मौत हो गई है और लगातार अब वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौके पर पहुंचे हैं। जी, जिस तरह से हादसा हुआ है, आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। लगभग इसके जो ये बिल्डिंग है करीब 6000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है। ये राकेश सिंघल नाम का आसियाना में रहने वाले हैं, उनकी ये बिल्डिंग है। इसमें 3 कंपनियों का काम होता था। प्रमुख तौर से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका यहाँ पर काम होता है। साथ ही साथ एक बिल्डिंग 3 मंजिल थी, एक माले में जो है गिफ्ट आइटम की पैकिंग होती थी। तो उसके अलावा एक जो मंजिल है उसमें पाइप, उसके अलावा मोटो इंजन ऑयल, उसका भी काम यहाँ पर होता था। कुल मिलाकर लगभग 50 से अधिक लोग इस बिल्डिंग के अंदर थे, महिलाएं तथा पुरुष इस बिल्डिंग के अंदर काम करते थे। तो प्रतिदिन की भांति काम कर रहे थे। लगभग 4:30 बजे अचानक ये हादसा होता है और हादसे के दौरान पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर जाती है। जिसमें जो लोग हैं अंदर काफी लोग फंस गए थे, जिनको जो है एसडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंची है लगभग आधा घंटा पौन घंटा के बाद, और जो बाहर कुछ लोग जो गेट के पास खड़े थे वो तो घायल हुए, उनको पहले बाहर निकाला गया। 5 लोग वो थे। उसके बाद जो अंदर के लोग हैं, अभी अंदर कितने लोग फंसे हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि लगभग 3 जो अलग अलग कंपनियां थी उसके लोग वहां कार्यरत थे। तो अभी इस बात का अंदाजा कुछ नहीं, लोग कयास लगा रहे हैं 50 से अधिक लोग अभी उसके अंदर है। अब बात की जाए घायलों की तो 27 लोग जो है घायल लोग बंधु हॉस्पिटल पहुंचे थे। लोग बंधु के जो चिकित्सा अधीक्षक है, चिकित्सा अधिकारी है अजय शंकर त्रिपाठी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 3 लोगों की मौत, अब कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ लगभग 3 पवन, अगल बगल की 2 बिल्डिंगें और गिरने की खबर आ रही है। जी, वो एक ही बिल्डिंग थी, 3 मंजिल की वो बिल्डिंग थी। 3 मंजिल की 6000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग थी। हाँ, उसके जस्ट बगल में जब वो बिल्डिंग गिरी तो उसके बगल में एक बाउंड्री वाल, उसमें बची हुई जो बाउंड्री वाल भी टूट कर गिरे। फिलहाल उस बाउंड्री वाल के गिरने से उस पड़ोसी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जनहानि कोई नहीं हुई है। बाकी उसकी बिल्डिंग की केवल बाउंड्री वाल गिरी है। ये 3 जो मंजिला बिल्डिंग थी जिसके अंदर काफी लोग कार्यरत थे। ये बड़ा हादसा यहाँ पर दुखद हादसा हुआ है। अभी मरने वालों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो लोग अब अंदर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन। एडीजी एलओ अमिताभ यश घटनास्थल पर पहुंचे। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देहरादून स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई को
से लेकर राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। बनवासा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ने के मामले में राज्यपाल तक को ले जाएंगे। ये साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठप है। स्थिति यह है कि हरिद्वार के व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर धरने पर हैं। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में वह 11 तारीख को पदयात्रा करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में चंपावत जनपद से नेपाल भारत के बनवासा बॉर्डर पर एसएसबी की 57वीं वाहिनी के जवानों ने चेकिंग के दौरान अवैध सामान और 40 कारतूसों के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बनवासा के पास में लगता हुआ नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 लोगों को जीवित कारतूस के साथ पकड़ा है। वो नेपाल जा रहे थे। नेपाल की गवर्नमेंट ने या हो सकता है जो निकट के जिले हैं उन्होंने कभी हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। को बताना चाहता हूँ, मेरा भाई मेरे से अलग रहता है, उसका परिवार हल्द्वानी में रहता है, कारोबार है, उसके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल भी है और वो अपने कारोबार के संबंध में इधर जाते रहते हैं। कल के जो मैंने उसे मालूम किया कि वो जल्दीबाजी में क्योंकि लेबर आ रही थी, नेपाल से लेबर उन्हें आना था, तो उनको लाने के लिए वो बनबसा जा रहा था। तो जो बैग था, जिस बैग में वो अपनी वो रखता था, कार्टेज रखता था, वो बैग क्योंकि छोटा बैग था, कपड़ा उसमें छोटे बैग के चक्कर में कपड़े जल्दीबाजी में रख के उसको लेके वो आ गया भूल से। राजभवन देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में दिनेशपुर जीआईसी के प्रधानाचार्य को शैलेश मिटियानी पुरस्कार सम्मानित होने के बाद कॉलेज परिसर में नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार अन्य सभासदों के साथ प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्र को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षक दिवस पर दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चित्रा नराहा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मधुसूदन समेत अन्य चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो पुरस्कार दिनेशपुर के प्रधानाचार्य आदरणीय मधुसूदन मिश्रा को मिला। शैलेश मटियानी जो पुरस्कार होता है उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है और उन्होंने खाली अपना नाम नहीं है, दिनेशपुर का भी उन्होंने नाम ऊंचा किया, इसलिए हम उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ हमारे सभासद गणों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सरकार इसके साथ ही यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और जितने भी नगरवासी हैं मैं सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त होने पर सम्मानित किया। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के नगरवासियों को, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और इसके साथ ही ये आश्वस्त करता हूँ कि विद्यालय की मर्यादा के लिए, विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए मेरे स्तर से जितना भी कार्य हो सकेगा उससे मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा, मैं आपको पसंद देता हूँ। मेरे 2-3 बातें देखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले तो है कि आपका शैक्षिक स्तर क्या है, विद्यालय का परीक्षा क्रम कैसा है, आपके द्वारा जो रचनात्मक लेखन हुआ है वो क्या है,